नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य भारत में आप सभी का अभिनंदन। भारत में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखी जा रही है और बहुत ज़रूरी है कि हम सभी सजग रहें, अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें। तो आज के इस अंक में आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कोरोना संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में 3 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय कराना चाहूँगा। यहाँ दिल्ली स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। नमस्कार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनक्लेन ट्रस्ट इंटरनेशनल से, इनक्लेन यानी इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और साथ ही स्काइप के माध्यम से मुंबई से हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय मेहेंदले, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं ICMR से। डॉक्टर संजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और चेन्नई से स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, फाउंडर चेयरमैन अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। डॉक्टर रेड्डी, नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा, आप ही से पूछना चाहूँगा कि कोविड पैंडेमिक 1 साल से ऊपर हो गया। अगर हम मार्च अप्रैल 2020 की बात करें और अब मार्च अप्रैल 2021 की, तो वेव 1 और वेव 2 में बुनियादी क्या फ़र्क है? पिछले साल जब ये महामारी शुरू हुई थी तो उस समय लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थीं, बहुत सारे प्रश्न थे और एक भय था कि कैसे ये बीमारी क्या है और इसको हम कैसे इसको झेलेंगे। तो उसकी वजह से उस भय की वजह से ज़्यादा, और शुरू में हमारे पास 6-8 हफ्ते का लॉकडाउन भी था, तो बीमारी इतनी तेज़ी से नहीं फैली थी। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन को ढील दी गई, हमने देखा कि केसेस बढ़ते चले गए और सितंबर में लगभग 1 लाख केस हो गए थे। और फिर लेकिन लोगों ने पूरा सहयोग करा, जन सहभागिता बहुत अच्छी रही और फरवरी में आते आते तक हम लोग 8-10 हज़ार केस रोज़ाना पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो तेज़ी आई है पिछले 4 हफ्ते में कि अब हमारे पास हम 2 लाख से ज़्यादा केस देख रहे हैं, तो इसके 3-4 कारण हमें जानने की समझ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर जो विषाणु, जो वायरल रोग हैं, वो वेव फॉर्म में, लहर के फॉर्म में आते हैं। तो उसका सबसे ऊंचा हमने सितंबर में देखा, सबसे नीचा फरवरी में देखा, और कई बार ये हमें वहम हो जाता है, गलतफहमी, कि अब ये ख़त्म हो रही है बीमारी, लेकिन फिर उठ गई। दूसरी चीज़ कि पिछले साल लोगों के मन में, जैसे मैंने कहा, भय था, एक आश्चर्य भी था, तो हम लोग बहुत संभल करके सावधानी से अपना रोज़मर्रा की जीवन कर रहे थे। लेकिन दिसंबर जनवरी तक आते ही इस सावधानी में एक सावधानी हटी और एक उसकी वजह से जो दुर्घटना हुई है, यानी कि केसेस बहुत बढ़ने लगे, लोगों ने मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पूरा अच्छी तरीके से पालन नहीं किया, और सारे देश में। तीसरा एक और भी कारण है कि पिछले 6 महीने में, यानी नवंबर दिसंबर से, हमने पहले सुना कि ब्रिटेन का वेरिएंट्स, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का, ब्राज़ील, लेकिन अभी जो जांच देश के अंदर हुई है कि देश के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और ये वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हैं। इन्फेक्शस का मतलब ये है कि पहले परिवार में एक व्यक्ति को होता था तो जल्दी से बाकी लोगों को नहीं हो रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे के सारे परिवार में संक्रमित हो जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएंट्स हैं, इसका भी एक लगता है कि कारण है जिसकी वजह से फैल रहा है। और एक चौथा कारण भी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बीच में, कि लोगों ने सामाजिक समारोह, हमने, अगर आपको याद हो, हमने पिछले साल ना शादियां अटेंड करी, ना अंत्येष्टियां अटेंड करी, ना हमने कोई बर्थडे पार्टीज करे, ना हमने छुट्टी मनाने गए। लेकिन पिछले 3-4 महीने में एक तरीके से एक इसकी बाढ़ सी आई है। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़े रिलीजियस पॉलिटिकल आयोजन्स हैं, ये सब मिल करके इस जो सेकंड वेव है उसमें उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमें एक कारण ना देख करके इन सबको एक साथ समग्र तरीके से देखने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर प्रताप रेड्डी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने हमें बताया कि 2020 में सितंबर में
वेव 1 का पीक था कि हमने डेली 1 लाख केसेस तक देखे, लेकिन वेव 2 में तो हमने 2 लाख से ज़्यादा डेली केसेस देखे हैं। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंटिसिपेट कर रहे थे दूसरी लहर? आप लोगों की क्या तैयारी है कि अब जो पेशेंट लोड बढ़े तो हम वहां पर सॉल्यूशन दे सकें? हेलो डॉक्टर रेड्डी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम आपके पास वापस आएंगे। मैं डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके वेरिएंट की बात होती है, तो सेकेंड वेव में इस वेरिएंट को हम कैसे समझें? हाँ, उसका जो संशोधन अभ्यास हो रहा है वो हमारे देश में एक कंसोर्शियम बनाया गया है जीनोमिक्स वाला, जिसमें बहुत सारी 10-12 बहुत ही जानी मानी इंस्टीट्यूट्स उस पर काम कर रहे हैं। तो इससे ये साबित तो हो गया, पहले हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ से जो वायरस हमें दिख रहा है कोविड वाला, उसमें यूके के वेरिएंट्स हमने पहले देखे, बाद में हमने साउथ अफ्रीका के वेरिएंट देखे, एक आध ब्राजील का देखा। लेकिन अभी उसमें ये जो बात समझ में आई है और सामने जो आ रही है वो ये भी आ रही है कि हमारा अपना भी ऐसा एक वेरिएंट सामने निकल के आया है। और बाकी के वेरिएंट्स हम जो लोग देख रहे थे अभी तक, उसमें वायरस का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि जब वायरस एक से दूसरे आदमी को, दूसरे से तीसरे आदमी को, ऐसे when it replicates in different phases in different individual persons, somewhere उसका स्ट्रक्चरल चेंज बन जाता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशन जिसमें आ जाता है, ऐसे वायरस को हम वेरिएंट बोलते हैं। तो वेरिएंट ज्यादातर बहुत सारे जो वायरस इन्फेक्शन हम देखते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, जिसमें मीजल्स हो, मम्स हो, इन्फ्लुएंजा हो, कॉमन कोल्ड हो, जिसकी वायरसेस में ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा दिखे जाते हैं। और ज्यादातर आज तक तो अनुभव ऐसा है कि इनके कारण कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ट्रीटमेंट में नहीं फर्क पड़ा, ट्रांसमिशन में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी भी हम लोग इतने अच्छी तरह से बात ये बता नहीं पा रहे हैं कि इस वेरिएंट के कारण परिणाम क्या होंगे। अभी नरेंद्र सर ने कहा, वो सही बात है, उसका एक महत्वपूर्ण इफेक्ट ये बताया जा रहा है कि शायद ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके कारण उसका ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिसिबिलिटी ये ज्यादा होने के चांसेस हैं, संसर्गजन्यता उससे जो है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। उसी तरह उसमें से होने वाले कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, डिजीज भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। लेकिन जो माना जा रहा है उस हिसाब से यदि केसेस हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो दिख नहीं रहे हैं अभी, उस तरह से मॉर्टेलिटी भी दिख नहीं रही है अभी भी। लास्ट टाइम के हिसाब से हम लोग जब मॉर्टेलिटी यदि हम तुलना करते हैं, तो लास्ट टाइम आवर मॉर्टेलिटी वी वर एबल टू कीप इट एट द लेवल ऑफ 1.2 1.3, और अभी तो मॉर्टेलिटी इवन विथ सच अ हाई नंबर ऑफ केसेस ऑफरिंग 0.7% ही बनी हुई है। तो वेरिएंट्स का इसके साथ बहुत ज्यादा संबंध है जी, तो ये भी नहीं हम बता पा रहे हैं। और तीसरी चीज उसमें से ये हो सकती है कि जब कोई म्यूटेशंस बनते हैं तो उनको इम्यूनोलॉजिकल एस्केप बन जाता है। मतलब ये होता है कि जब हम वैक्सीन के कारण, नहीं तो रोग को, विषाणु को एक्सपोजर होने के कारण हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ कभी कभी काम नहीं कर पाते। तो इनके ये 3 महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए वेरिएंट्स बहुत महत्वपूर्ण, हमें उस पर अभ्यास संशोधन करना चाहिए। एक तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू कॉज सीवियर डिजीज, एंड थर्ड थिंग टू एस्केप द इम्यून सिस्टम। तो इस हिसाब से वेरिएंट की तरफ देखा जा रहा है। और हमारे यहाँ जो डबल म्यूटेशन दिख रहा है वो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आएंगे क्या, ये तो समय ही बताएगा, उस पर संशोधन जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से सावधानी बरतते रहें। और यदि आप भी मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 2309-7532, दैट्स 011-2309-7532। डॉक्टर अरोरा, एक तो हुआ कि हम व्यवहार में अपना परिवर्तन रखें, कोविड से जुड़े जितने दिशा निर्देश सरकार ने दिए उसका पालन करें। साथ ही साथ आपको लगता है कि वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण टूल है, और क्या लोग आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इसका जवाब भी यही है,
कि जैसे कि डॉक्टर संजय ने बताया कि जो नया वेरिएंट है बहुत इन्फेक्शस है, सौभाग्य से इतनी गंभीर बीमारी नहीं हो रही। असल में जो टीकाकरण का इस समय मुख्य उद्देश्य है कि हम गंभीर बीमारियों को रोक सकें और मृत्यु को रोक सकें, और यही कारण है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को ये टीका दिया जा रहा है। इस देश में 88% गंभीर बीमारियां और मृत्यु 45 साल से ऊपर है। तो अगर हमारे सारे 45 साल से ऊपर लगभग 35-40 करोड़ की आबादी है, अगर वो सब लगवा लेते हैं तो जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे जो इस समय दबाव पड़ रहा है उसमें चरमराने की एक कगार पे है, वो नहीं पड़ेगा। अब रहा टीकाकरण, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10-15 दिन में टीकाकरण में कुछ तेज़ी आई है, लेकिन आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख के आया कि 59,000 टीकाकरण केंद्र हैं हमारे यहाँ। 59,000 टीकाकरण में अगर मैं चाहूँ कि पूरा का पूरा इस्तेमाल हो तो लगभग 1 करोड़ लोगों का टीका रोज लग सकता है। अच्छा, क्योंकि 200 टीके एक टीकाकरण पे लगे तो 59,000 पे करीब करीब 1 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी भी हम 25 और 30 लाख टीके रोजाना लगा रहे हैं, और अब तक क्यूमुलेटिवली आप देखें तो तकरीबन 12 करोड़ लोगों हाँ, को 11.5-12 करोड़ के आसपास है। मेरा कहने का मकसद यह है, और मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि 45 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर के टीका लगवाएं, क्योंकि ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है। टीकाकरण केंद्र पर जो है टीके उपलब्ध हैं और भीड़ ना हो इसलिए वो 200 की संख्या बनाई गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 25-30% ही टीकाकरण की जो क्षमता है उसका प्रयोग हो रहा है इस समय तक। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं फुल कैपेसिटी में हम आ जाएं 1 करोड़ रोज 59,000 सेंटर्स में, तो हम तकरीबन महीने 2 महीने में ही वो जो आप कह रहे हैं 35-40 करोड़ जनसंख्या को अगर टीका दे दें तो काफी अच्छी सुरक्षा बन जाएगी। अरे साहब, अगर मैं 1 करोड़ रोजाना देता हूं तो मैं तो 4 महीने में सारे देश को कर सकता हूं। तो मेरा कहने मतलब यह है कि टीकाकरण केंद्र इस समय चारों तरफ फैले हुए हैं। लोगों से विनती है कि आए बढ़ चढ़ करके और टीका लगाएं, किसी तरह का संशय ना करें, क्योंकि एडवर्स इवेंट्स को देखा गया है कि बिल्कुल ये सारे के सारे टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं। जी डॉक्टर संजय, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, तो एक तो यह है कि जनता आए और वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो, वैक्सीन ईगरनेस हो, क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं। लेकिन सप्लाई की दृष्टि से देखें तो क्या हमें वैक्सीन का उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ दो किस्म के वैक्सीन फ्रीली गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर दिए हैं। एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। ये दोनों टीके दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों जगह अभी मिल रहे हैं। अभी ये बात, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने अभी एक बात की कि हम लोग कितना टीकाकरण कर सकते हैं, तो अभी बंबई में कुछ ऐसे अनुभव हुआ कि टीकाकरण केंद्रों में कुछ लोगों को वापस भेजा गया क्योंकि वहां पे टीका उपलब्ध ही था नहीं। तो इसके लिए आप जो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस तरफ से है, क्योंकि जब कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे आपको अच्छी मात्रा में टीका उपलब्ध हो तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी बन सकती है। उसका दूसरा भी एक प्रॉब्लम ये आएगा कि जब अभी लोगों को ऐसे पता चला कि आज टीका इस पे नहीं है तो लोग आना शुरू कर देते हैं, भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं कि अभी आशा उनको रहती है कि अभी आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो ये क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो ये सब प्रेशर डालते हैं सिस्टम पे। तो इस पे थोड़ी ना कुछ रेगुलराइजेशन होना चाहिए इसमें कि टीका है का मतलब टीका है, तो वहां जाके आपको मिलेगा तो जरूर मिलेगा। तो इसी हिसाब से जो गवर्नमेंट ने नया कदम ये उठाया है कि जो 2 वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल थे तो उन्होंने अंडर इमरजेंसी और वैक्सीन को ऑथराइजेशन दे दिया है। तो इसमें भी यही अपेक्षा है कि ये जो हमारा डिमांड सप्लाई का गैप अभी थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ से पहले जब वेव चल रहा था, आपने फर्स्ट वेव सेकंड वेव के बारे में बात की, तब लोगों के मन में कुछ न कुछ आशंका थी, वैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी थी।
तो वो अभी जिस तरह से केसेस फैल रहे हैं, तो एक तरफ से ऐसा वातावरण बन गया है कि सभी को लग रहा है कि चलो हम जाके वैक्सीनेशन जी कर लें। तो जी हमारा ये फर्ज देन बनता है कि इतना अच्छी मात्रा में वैक्सीन हम लोग उपलब्ध कर दें जी कि जो कोई आए उसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अच्छा सा वैक्सीन दिया जाए, जी वो वहां से सेटिस्फाई होके पूरा लौट जाए। जी जब दूसरा डोज लेने के लिए वो वापस हो तो फिर भी उसे लौटना ना पड़े, जी वैक्सीन उसे मिल जाए। जी इसी तरह से वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, इस समय पहले कॉलर हैं फोन लाइन पर, दिल्ली से केएल ठक्कर साहब। हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा था डॉक्टर अरोड़ा जी से एक क्वेश्चन था हाँ जी कि मैं 71 ईयर मेरी एज है और मैं हेल्थ वर्कर हूँ। हाँ जी। तो मैंने कोविशील्ड की पहली डोज जो था वो 1 मार्च को लगवाई थी अच्छा और सेकंड डोज जो था 11 अप्रैल को लगा है। अच्छा। तो अब मुझे उसमें कोई बुखार वगैरह किस टाइप का नहीं आया था। हाँ जी तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ तो मैं कब से अपने काम पे जा सकता हूँ, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था, क्योंकि 11 अप्रैल को मेरी सेकंड डोज कोविशील्ड की लगी है। जी तो क्या मेरी प्रॉपर एंटीबॉडीज बन गई होगी ताकि मैं काम पे जा सकूं? हेल्थ वर्कर हूं मैं। जी, शुक्रिया ठक्कर साहब। ठक्कर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने टीका लगवाया। जी बहुत ही शुक्रिया। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको कोई ये पूर्णतः सुरक्षित था और कोई आपको तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरी बात, आपने बहुत ये बताया कि 11 अप्रैल को आपने दूसरा टीका लगाया है, तो पूर्ण सुरक्षा जो है शरीर के अंदर 15 दिन यानी कि 25-26 अप्रैल के बाद हो जाएगा। आप काम अभी भी कर सकते हैं अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल ना छोड़ें। ख़ास तौर पे मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन जो कोरोना से जो संबंधित अपने को बचाव का तरीका है वो खाली आपके बचाव के लिए नहीं है, आपके मरीज़ के लिए, क्योंकि टीका लगने के बाद 100% संक्रमण से बचता नहीं है। लेकिन और दूसरी इशू एक और भी होता है कि वायरस आपके पास आएगा और आपसे लेकर के दूसरे पे जा सकता है, और क्योंकि आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो आप दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखना निहायत ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपने आसपास के जो आप मरीज़ देखते हैं बाकी लोगों के लिए। जी। डॉक्टर अरोड़ा, छोटे छोटे मैं सवाल पूछूंगा। जैसे यहाँ ठक्कर साहब ने तो पहली डोज 1 मार्च को ली और फिर 40 दिन बाद 11 अप्रैल को दूसरी, तो दोनों डोज में कितना अंतर बेस्ट माना जाता है? देखिए, ऐसा है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन है हमारी। ठीक है। कोवैक्सीन में 4 हफ्ते पे दूसरा टीका, 28 दिन के बाद दूसरा टीका ले लेने दी है। अच्छा। 4 और 6 के बीच में अब आगे पीछे समय की कुछ इशू होता है तो आदमी लगवा सकता है। कोविशील्ड में ये निर्णय किया गया है कि दूसरा टीका आप 6 हफ्ते और 8 हफ्ते के बीच में लगवा सकते हैं। उसमें अवधि ज़्यादा बढ़ाएं, कोविशील्ड में अवधि ज़्यादा बढ़ाएं। हाँ, थोड़ी सी 2 हफ्ते अवधि बढ़ जाती है। और जो है दोनों टीके एक जैसे ही हैं, प्रतिरोधक शक्ति एक जैसी है और सुरक्षित भी एक तरीके से है। अगर कोवैक्सीन में मान लो जाने अनजाने किसी ने 4 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते का अंतर दे दिया तो उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं कि दोबारा लगवाना पड़ेगा, लेकिन यह है कि जितनी 4 और 6 हफ्ते के बीच में जितनी जल्दी लग सके लगवा लेना चाहिए। इसी तरह कोविशील्ड 6 और 8 के बीच में जितनी जल्दी हो सके लगवा लेना। जी, इस समय हमारे साथ नकुल हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। हेलो हेलो। हेलो, जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से नकुल बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर जी से एक सवाल था कि क्या मैं 11 साल का हूँ कि क्या हमें नीचे खेलने जाना चाहिए और क्या ये नया वेरिएंट बच्चों में फैल रहा है? जी डॉक्टर संजय, क्या बच्चे नीचे पार्क खेलने जा सकते हैं और क्या दूसरे लहर का जो वेरिएंट है ये बच्चों में भी हो सकता है? नकुल, आपने जी। बड़ा अच्छा सवाल किया। आप बच्चे हो, आपका तो मन करेगा ही नीचे जाके खेलने का, हम लोगों का भी मन करता है। लेकिन देखिए, हम लोगों को इस बहुत बड़ी बीमारी से लड़ना है। ये बीमारी जिस तरह से फैल रही है, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप टीवी पे भी न्यूज़ में देख रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे होंगे। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जो नीतियां चल रही है उस हिसाब से कई इलाकों में, कई जगहों पे, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र में अभी एक लिमिटेड लॉकडाउन लग गया है।
तो इसी तरह पूरे बाकी के जो सब स्टेट्स हैं उनमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। आप उस तरह से, यदि दिल्ली स्टेट ने ऐसे कुछ आपके पास लिमिटेड लॉकडाउन नहीं बनाया है, तो आप खेलने के लिए, टहलने के लिए आप जरूर जाएं, लेकिन ये जरूर देखें कि आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे एक साथ ना हो। फिर भी जब हम लोग घर से निकलेंगे तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग, शायद वो बच्चे हों या बड़े हो, हर एक ने मास्क तो पहन लेना चाहिए। तो आप पूछोगे कि खेलते समय मास्क कैसे पहनना भैया, तो ये भी सही बात है, लेकिन देखो कुछ दिन तक हमें ये सब सब्र करना होगा। कुछ दिन तक अभी आप चाहते हो खेलना चाहते हो फ्रेंड्स के साथ मिल ले हम लोग, तो ये करने के लिए आपको थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंस भी सह लेना होगा। आपने बात की कि ये सेकंड वेव में जो ये वेरिएशन आ रहा है, वेरिएंट आ रहा है, ये जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, डॉक्टर अरोरा साहब पहले ही स्ट्रेस कर चुके हैं कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है अभी जो घूम रहा है इधर उधर वो। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले जब वेव चल रहा था तो आपको वहां से जाके संक्रमित होने के जितने चांसेस थे उससे कई गुना चांसेस अभी हैं। और पहली वेव में ये भी देखा गया कि ये बीमारी बच्चों में ज्यादातर देखी नहीं गई, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि बच्चों में केसेस आ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, ये पता है हमें। फिर भी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ रहे हैं, तो हमें पहले से ही सावधानी बरतनी होगी और इसलिए ये सब जरूरी है कि आपने इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर संजय। और बच्चे जो हैं वो तो बेस्ट एम्बेसडर्स होते हैं सामाजिक मैसेजेस के, तो बहुत ज़रूरी है कि जब कोरोना अनुरूप व्यवहार की बात हो तो न केवल बच्चे खुद समझें बल्कि बड़ों को भी समझाएं। लेकिन फिलहाल मनीष कुमार जी हैं फ़ोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। प्रश्न पूछिए। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी मदर 82 इयर्स की हैं और उनका पहला डोज 2 मार्च को लगा था जी। उसके बाद उनका फेमोर नेक ट्रांस जी मेरी मत जी, पहला डोज मार्च के पहले हफ्ते में लगा, फिर आगे और कोले की हड्डी टूट गई थी, आप ये बता रहे हैं? हड्डी टूट गई है। हाँ, और वो बेडरिडन हो गई हैं जी। तो अब उनको सेकेंड डोज कैसे लग सकता है? वो अभी तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। हाँ। और बेडरिडन हो गई हैं, उनको और भी कॉम्प्लिकेशन है कुछ। अनूप कुमार जी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक टीका लगाता हूँ या जिसको टीका नहीं भी लगा है और इस तरह की कोई सर्जरी करनी होती है या बड़ी बीमारी हो जाती है तो कितने गैप दिया जा सकता है। तो अगर आपकी माताजी को पहला टीका मार्च के पहले हफ्ते में लगा है, उनको पूरा ठीक हो जाने दीजिए। ठीक होने के 4 हफ्ते बाद, 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा टीका लगवाइएगा। हाँ जी, आपकी आवाज़ मिल रही है। हेलो जी जी। तो दूसरा टीका आराम से 4-6 अनूप कुमार जी, जब आपकी मदर आपके डॉक्टर साहब कहें कि अब ये ठीक हो गई हैं तो उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद दूसरा टीका लगवाया जा सकता है और जिससे कि उनका टीकाकरण का पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे पोलियो में हम देखते थे कि वॉलंटियर्स घर पे आके टीका लगाते थे, अभी इस तरह का इंतजाम तो नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई ये टीका घर पे क्यों नहीं लगा सकते या हम कैंप क्यों नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि सारे देश में इस समय जो 11-12 करोड़ टीके हैं, हर एक में कहा जाता है कि आधा घंटा प्रतीक्षा करना है। हाँ जी। और उसका कारण ये है कि टीकों की वजह से बड़ों में एनाफाइलैक्सिस, जब बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है। अच्छा। और जब एलर्जी हो तो फौरन इलाज चाहिए होता है। अच्छा। अगर मेरे पास समय नहीं है तो ये घातक हो सकता है। इस वजह से, और हमने देखा है कि सौभाग्य से पूरे देश में हमको ज़्यादा कोई जानें नहीं खोनी पड़ी हैं, क्योंकि लोगों का देखभाल के अंदर एलर्जी हुई, एनाफाइलैक्सिस हो गया, फौरन इलाज हो गया। और हर एक स्वास्थ्यकर्मी को इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर कहीं में एलर्जी हो फौरन इलाज कर दो। अधिकांश को तो कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। एलर्जी में एक बार देखते हैं, कई बार जैब लगा, कई बार सोजिश हो जाती है, बर्फ ठंडी रख दी, ठीक हो गया। हाँ, लेकिन ये वाली एलर्जी बहुत सीवियर होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सारे शरीर में धप्पड़ हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में फौरन अगर इलाज ना किया गया, फौरन इंजेक्शन नहीं दिया गया तो घातक हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि
ये वैक्सीन अस्पताल में ली जाए और वहाँ पे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा जा सकता है। एक और कॉलर हैं सचिन, पहले उनका सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको अलग अलग अस्पतालों में किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है वो भी दिखाएंगे। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके जल्दी से हाँ सवाल सर, पूछिए। मुझे कल से बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मतलब खांसी, सूखी खांसी आ रही है मुझे। जी, आपकी उम्र कितनी है? आपने कोई जांच कराई है कोरोना की? सर जांच नहीं करवाई, लेकिन मैं आज जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जी टेस्ट करके ले जाएंगे, वो आइसोलेट कर लेंगे आपको 15 दिन के लिए। जी, डॉक्टर संजय। हाँ जी, ये प्रश्न आपने जो पूछा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों ने ना इस डर के कारण कि अभी हमने टेस्ट किया वो पॉजिटिव निकला तो क्या होगा, इसके कारण हम यदि इससे दूर रहते हैं ना तो हम ज्यादा हार्म करते हैं। हम खुद को हार्म करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को हार्म करते हैं और हम सोसाइटी को हार्म करते हैं। तो अभी आप ऐसे मान लीजिए कि ये थोड़ा भी एक समझ लेने की बात है कि आजकल जो देखा जा रहा है, वो जो पहले वेव में हम लोग लक्षण देख रहे थे वो टिपिकल था। पहले बुखार चढ़ता था, उसके बाद थोड़ा सर्दी आ जाती थी, खांसी शुरू हो जाती थी और उसके धीरे धीरे बाद सांस लेने में तकलीफ है बाकी, और ऐसे कुछ लक्षण आते थे और ये बताया जाता था कि ऐसे कुछ लक्षण आए तो कोविड का टेस्ट कराया जाए। आजकल उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव दिख रहा है। कुछ लोगों में जुलाब हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, कुछ लोगों में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है, टेस्ट का स्मेल जा रहा है, टेस्ट का सेंस जा रहा है। तो ऐसे लक्षण थोड़े से चेंज दिख रहे हैं। तो हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि बेसिकली बुखार है और कोई दूसरे लक्षण है जिसका कोई बाकी होने के दूसरे कोई कारण नहीं थे। तो यदि आप डॉक्टर से सलाह कीजिए, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप अपना टेस्ट करवा लीजिए, तो इमीडिएटली जाके आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये पता चल जाए कि आपका कुछ नहीं है, इस टेस्ट तो निगेटिव आया, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। सपोज आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपके लिए आइदर होम क्वारंटाइन का चॉइस अवेलेबल है, आपकी बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से कोई उठा नहीं लेगा, आपके घर में आइसोलेशन करके आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। और यदि सीवियर है तो आप ही के तबीयत के हिसाब से ये जरूरी होगा कि आपको सीवियर लक्षण है तो आपका बेहतर इलाज हॉस्पिटल में होगा बजाय घर के। तो इस कारण टेस्ट करने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, तो सचिन जी आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप अपना जो जांच है ज़रूर कराएं। और इस समय एक और कॉलर हैं अरुण जी फ़ोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था, मुझे सेकंड डोज लेने के लिए 17 दिन हो गए हैं आज जी। तो ये एंटीबॉडीज और कितने दिन तक के रहेगी, कितने सालों तक रहेगी, और उसके बाद में क्या और डोज लेना पड़ेगा क्या मुझे? जी, और आपने कौन सी वैक्सीन ली है? कोविशील्ड। कोविशील्ड, जी। तो डॉक्टर अरोड़ा, 17 दिन हुए हैं तो इनको अभी कुछ दिन और रुकना है। तो ये पहला टीके के बाद 17 दिन हुआ है या दूसरे टीके के बाद? पहले टीके के बाद 17 दिन। तो पहले ऐसा है साहब कि दो टीके तो लगाने हैं। दूसरा टीका 6 और 8 हफ्ते के अंतराल से आप दूसरा टीका लगाएंगे। उसके बाद पूर्ण प्रतिरोधक शक्ति जो है 15 दिन बाद आती है दूसरा टीका लगाने के बाद। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक 10 करोड़ का सवाल है। इस सवाल का पूरा अच्छी तरीके से जवाब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती आंकड़े जो हैं उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक आप में वो प्रतिरोधक शक्ति बनी रहेगी। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि टीका लगने के बाद जो प्रतिरोधक शक्ति है वो आपको गंभीर बीमारी से बचाती है, साथ ही साथ मृत्यु होने की संभावना से बचाती है, लेकिन संक्रमण से पूर्णतः बचाव नहीं होता है इस चीज़ का। और इसलिए टीका लगाने के बाद लापरवाह हो जाना अपने साथ भी ज़्यादती है और अपने परिवार के साथ और अपने समाज के साथ ज़्यादती है। तो टीका लगने के बाद भी जो कोरोना के अनुरूप व्यवहार है उसको जारी रखना
नहायत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई। हम कोई भी वैक्सीन लें और मान लो मैंने पहली डोज ली, तो पहली डोज के बाद एंटीबॉडी नहीं बनती है, एंटीबॉडी दूसरे डोज के तकरीबन 2 हफ्ते बाद बनती है। हाँ, एंटीबॉडी पहली डोज के बाद भी बनती है। अच्छा। लेकिन पूरी तरह नहीं बनती है। और दूसरा इसीलिए लगाया जाता है कि पूरी एंटीबॉडी में मतलब अच्छी जो सुरक्षा की दीवार बनानी है, वो दीवार पूरी अच्छी तरीके से दूसरे टीके के बाद होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभेद्य है, इसके बीच में से संक्रमण घुस सकता है, लेकिन ये कम से कम पूर्ण तरह से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि गंभीर बीमारी नहीं होगी जी। और बीमारी होगी तो वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उस तरीके से ये बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। जी बिल्कुल, सिविरिटी ऑफ इलनेस जो है उसको उससे प्रोटेक्शन मिलती है जब हम वैक्सीन लेते हैं। इस समय संगरूर चलते हैं, जहां से अग्रवाल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, हमने फर्स्ट वैक्सीनेशन ली थी 4 मार्च को। अच्छा उसके बाद हम लोगों को हो गया कोरोना जी। अभी हमारी सेकेंड डोज लगनी थी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? जी डॉक्टर संजय। हाँ जी मैडम, ये इम्पोर्टेंट चीज आप बहुत ही अगेन जो अभी भी डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा बात कर रहे थे, वही आप उसका दूसरा एक उदाहरण आप पेश करने जा रहे हो। पहला टीका आपको लगा था मार्च में, तो दूसरा टीका आपको लगना था अप्रैल में, उसी के बीच में आपको कोरोना हो गया। अभी देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अभी जिनका पहले से जिनको कोरोना हो गया है, उनको भी इस वैक्सीन के कवर के अंडर डाला जा रहा है। ये कोरोना, ये मतलब ये डिसाइड करते समय किसी को पहला टीका लगाने के पहले उसको कोरोना हुआ है, ये यदि बात सामने आती है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसको कोरोना के डायग्नोसिस के बाद 1 महीना कम से कम पूरा हो गया, उसी के बाद उसका टीकाकरण किया जाता है। अभी आपका सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। आपने पहला टीका लगा लिया था, उसके बाद में आपको दूसरा लगाना था, उसी के बीच में आपको नेचुरल इन्फेक्शन सा हो गया। आपको ये जरूरी है कि आपको रुकना पड़ेगा पूरा। ये एक तो आपका तबीयत, मुझे आशा है कि अभी तक आप ठीक हो गए होंगे, कोरोना से निकल चुके होंगे। कोरोना से आपने तंदुरुस्त होना है, पूरी तरह से ठीक होना है। बाद में आप डॉक्टर्स की सलाह लीजिए कि क्या आपको दूसरा टीका कब लेना चाहिए आपको। डॉक्टर अरोड़ा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो अभी जो नेशनल गाइडलाइन है कि अगर कोरोना हो जाए एक टीका लगाने के बाद, तो आप जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए उसके 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा टीका लगा सकते हैं। अच्छा। इसी तरीके से अगर आपको किसी को कोरोना है और टीका तो लगाना ही है, तो वो ठीक होने के बाद 4-6 हफ्ते बाद अपना टीकाकरण आरंभ कर सकते हैं। और इस तरह तो जब भी कोरोना हो जाए उसके 4 हफ्ते बाद ठीक होने के बाद दूसरा टीका लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आइए, अलग अलग अस्पतालों में किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसकी एक झलक देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को शुरू किया, हमारे यहाँ सफदरजंग अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। हम 3 साइट्स पे सफदरजंग अस्पताल में कर रहे हैं और आज की तारीख में इवन आपको हर प्रतिदिन सुबह 9 से 5 ये सुविधा उपलब्ध है। और सिर्फ वर्किंग डेज में नहीं, इवन छुट्टी के दिनों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे बढ़ के आएँ और इस टीकाकरण कार्यक्रम का फ़ायदा लें। हमारे करंट में 5 साइट्स रनिंग हैं। आफ्टर द अप्रूवल, आफ्टर द वेरिफिकेशन, ही गोज़ फॉर द वैक्सीनेशन, जहाँ पे हमारे वैक्सीनेटर ऑफिसर होते हैं। और उसके बाद उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, जिस ऑब्जर्वेशन के दौरान उसको VO3 और VO4 ऑब्जर्व करते हैं फॉर एनी एडवर्स रिएक्शन। ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी के तहत आगे बढ़कर इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन एरिया के बाद वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड दी AFI फैसिलिटी, विच इज़ दी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी, विच इज़ AEFI.
जिसमें कि अगर आपको कोई एडवर्स इवेंट हो या किसी किस्म का रिएक्शन हो, उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, विच इज़ व्हाट वी हैव हियर। वैक्सीनेशन के पहले भी हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह देखते हैं कि आप फिट हैं कि नहीं हैं वैक्सीनेशन के लिए। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। एक बार जो यहाँ टीका लेने आते हैं उनको सबसे पहले उनका आधार कार्ड के जरिए और उनका उम्र और वो देख लेते हैं क्लैरिटी करके। अगर परेशानी उनका किसी को नहीं है तो आगे उनका ऐप के जरिए फ़ोटो भी लेते हैं, फिर उनका आधार नंबर से मैच हो जाती है उसमें। वो टीका लगने के बाद पहला सेशन वाले को इधर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उनको आधे घंटे का वेटिंग, उसमें उनके ज़रिए उनको कोई परेशानी तो ना हो, और आधा घंटा वेट करने के बाद उनकी सब तसल्ली से, वो भी तसल्ली में हो, हम भी तसल्ली में हो कि सही है, तब उनको हम ये बोल के भेजते हैं कि सेकेंड डोज के लिए कब आना है। हमारे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट खास करके ये लोग वहाँ पर उसी एरिया में जहाँ पर बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन के बाद आके बैठते हैं, वहाँ एक प्रकार से समझिए कि ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं। किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो तो उसको उसी समय हमारे वहीं पे इलाज करके ठीक करने की पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। वैक्सीनेशन कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हमारी तैयारी शुरू से लेके आज तक बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। हम सबको वैक्सीनेशन कोविड-19 का अब लग चुका है। वी आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड हैप्पी अबाउट दिस। सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एंड आई थिंक वी ऑल शुड 100% गो ahead and get ourselves vaccinated. फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बाद अब बारी हमारे सभी जनता है उनके लिए है, खास करके 45 to 59 ईयर्स के जो लोग हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इस तरह के जो बीमारियां हैं, वो लोग भी लगवा सकते हैं। इसमें कोई डर की बात नहीं है। मैंने खुद लगाया है और साथ में हमारे अस्पताल में सभी कर्मचारियों ने इस वैक्सीन को लगाया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कोविड-19 से बचने का एक सटीक और अचूक उपाय है, और मेरा यही मानना है कि जैसे ही आप लोगों को अवसर प्राप्त हो, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य भारत, और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उससे हम कैसे बच सकते हैं, लड़ सकते हैं, और जानकारी अगर होगी तो बेहतर रहेगी स्थिति, क्योंकि पैनिक नहीं होगा और हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर इनके अरोरा हैं, और साथ ही मुंबई में स्काइप के माध्यम से डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही देश के प्रसिद्ध एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टर रिसर्च हैं हिंदुजा अस्पताल मुंबई में, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो जिस तरह से दूसरी लहर आई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब ये सामने स्पष्ट हो गया, चित्र स्पष्ट हो गया सबके सामने कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है अकेले का मानने का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया देखने के लिए कि इसमें सब प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो इनिशियली डायग्नोस्टिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर ने काम किया। जिन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे से लैब सेट थे, उन्होंने डायग्नोसिस का काम शुरू कर दिया। उसके बाद में ट्रीटमेंट सेंटर्स बने, क्योंकि ये जब अगेन दिस बिकेम क्लियर कि हमारे पास सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो बेड्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स जितना अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड जितना अवेलेबल हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं। तो हमें ये इसको बढ़ावा देना चाहिए। अपनी तरफ से बहुत सारे शहरों में, बड़े सेंटर्स में ऐसे काम किया गया, ऐसे टेम्पररी अस्पताल खोले गए, कंटेनमेंट फैसिलिटीज खोले गए, जिसमें से कई अपग्रेडेड फैसिलिटीज भी खोले गए। तो ये सब काम जैसे एक तरफ से चल रहा था, उसी तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करने का काम भी अच्छे तरह से चल रहा था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्षमता के अनुसार उनकी जितनी बेड स्ट्रेंथ है, उसमें से 25%, 30% बेड स्ट्रेंथ इसमें कन्वर्ट करने का मार्ग अपनाया गया। कई बार पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स ही कन्वर्ट किए गए इसके लिए, कोविड केयर के लिए।
तो इस तरह से केयर सेक्टर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया जी। और अभी जो ये नया ट्रेनिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत साथ दिया। जैसे कि मैं हिंदुजा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए, आम जनता के लिए। बाद में जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तभी भी ये बात सामने आई कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जुट जाना चाहिए। तो इस तरह से उसमें भी काम किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो ये है कि एक नया और एक इनिशिएटिव जो हिंदुजा हॉस्पिटल ने शुरू किया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है बंबई में, वो है कि हम लोग ऐसे मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिसमें हॉस्पिटल के थ्रू होम बेस्ड केयर दी जा सके। क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि जैसे कि पहले एक प्रश्नकर्ता ने हमें पूछा था, उनको कुछ दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल में भर्ती होने में, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे हो सकता है कि कई लोग हों जिनके पास ऐसे घर हैं कि वहाँ पे उनकी घर में अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाए। तो ऐसे क्या मॉडल्स बन सकते हैं कि जिसके कारण उनको ये स्पेशलाइज कर घर तक पहुंच सकती है। तो ये भी हमने प्रयास किया है। जी डॉक्टर साहब, मैं जरूर इस इनोवेटिव मॉडल जो आपने बात कही होम बेस्ड केयर, इस पर और पूछूंगा, लेकिन फिलहाल मुंबई से ही हेमंत जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जनरली देखा गया है कि काफी हेजिटेंसी है वैक्सीनेशन के लिए, तो कुछ इनिशिएटिव, नए इनिशिएटिव्स स्पेशली जहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ पर पायलट बेसिस पे कुछ मोबाइल हेल्प सेंटर्स और घर घर जाके उनका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम है, किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, ये सब जानकारी थोड़ी बढ़ाना जरूरी लगता है। तो ये जस्ट मेरा रिक्वेस्ट था, इफ यू कैन थिंक ओवर दिस। जी, थैंक यू फॉर योर सजेशन। दैट्स अ गुड सजेशन दैट हेजिटेंसी से वैक्सीन ईगरनेस और बढ़े। बिल्कुल, और ये मैं आशा करता हूँ कि जो नीति निर्माता हैं वो इसको सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ प्रयास किया भी जा रहा है कि घर घर जा कर के, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आशा और ANM बहन जी लोग घर जा कर के ये बता रहे हैं टीकाकरण कहाँ PSC और CSCs में लग रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी ये महत्वपूर्ण है। और जैसे कि डॉक्टर संजय बोल रहे थे, मेरे को लगता है प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि अपनी कॉलोनीज़ में और जिस एरियाज़ में हैं वहाँ पर बेहतर अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके। जी, तो प्राइवेट सेक्टर की जो बात डॉक्टर संजय कर रहे थे, आपकी क्या राय है? क्या हमें इनोवेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पे देखना पड़ेगा, होम बेस्ड केयर एंड फॉलो अप? दोनों चीज़ें हैं। अभी हम सारा का सारा ही तवज्जो, सारा जो ध्यान है वो हमारा कोविड पे हो रहा है, और क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, अभी मैसेज देखा कि दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास बिस्तर कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब ये ज़रूरी है कि होम बेस्ड केयर हो, और साथ ही साथ जो एक इनोवेटिव तरीके से बाकी बीमारियों का इलाज भी अगर करा जा सके, जिससे घर पे अगर वो रह कर के उनका इलाज किया जा सके, तो इस नवाचार की बहुत अधिक ज़रूरत है कोविड के मरीजों के लिए, और जिनको कोविड नहीं है लेकिन बाकी बीमारियां तो ख़त्म नहीं हुई, उनके लिए भी ये होम बेस्ड केयर का बहुत ज़रूरी का होना ज़रूरी है। डॉक्टर अरोरा, साथ ही क्या इस बात पे भी बल देना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम अस्पताल में दाखिला लेना है, तो आखिरकार क्या स्थिति हो जब वो ये सोचे कि अब मैं होम क्वारंटाइन नहीं, अब मैं दाखिला लूँ? अमित, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि अगर मेरे को कोरोना पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मैं भागूं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अभी तो एक और समस्या है कि परिवार में एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है तो पता चलता है अगले 2 या 3 दिन में बाकी सारे लोग भी संक्रमित हो गए। तो ज़्यादातर 95% 90-95% जो मरीज़ हैं घर पे ही उनका इलाज किया जा सकता है। और उसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर बुखार है हल्का, सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, और अगर आप ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं और वो 94 या उससे ज़्यादा है, 94 या उससे ज़्यादा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, बात करने में खांसी आती जा रही है,
जबकि आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन बात करने में आपको खांसी हो रही है और आप नहीं कर पा रहे, सांस फूल रही है, इसका मतलब चिंता की बात है। इसी तरीके से ऑक्सीजन अगर आपकी कम हो रही है तो फिर आपको वो चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में तुरंत किसी चिकित्सा केंद्र पे जाकर के जांच करवाएं और ज़रूरत पड़े तो दाखिल होने की ज़रूरत है जी। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पुरानी हार्ट की बीमारी है या कोई और लिवर की, किडनी की बीमारी है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी बनता है। जी। Well, I think we've been able to establish the connect with Dr. Pratap Reddy now. Dr. Reddy, can you hear my voice now? Yes, very clearly. Yeah, thank you so much and apologies. So glad that we've been able to connect now. Dr. Reddy, of course, is the founder chairman with the Apollo Group of Hospitals. Dr. Saab, were the private sector ready for the second wave of corona? What's the response like? I think first I must commend whatever the government has done, including the Prime Minister personally appealing, had made a very significant effect in managing the first wave. We knew what was happening in the West, the second wave, the third wave, the mutation of the virus, and we now know that this virus is a little more, highly more infectious than the previous one, so we need greater steps to be taken. So whatever we are, because the moment we had a little gap, there were a long number of patients who were waiting with other medical or surgical emergencies. They started coming into the hospitals. So now we're in such a position that we are now able to limit absolute emergencies into the hospital and leave back again the COVID ward. What we have earlier done was a clear partition between the COVID and non-COVID patients, and even the teams who are treating them were separate doctors, separate nurses, staying separately, so we could maintain that so that the non-infected patients won't get infected. Now I think with the numbers increasing almost by 40-50% each day, we are geared. We are geared, and what we believe is we want to pursue in every possible way. Previously, the government did a lot and the private sector cooperated to the maximum possible. But there is a lot more that both of us can do together. And in the very, very, very striking way, our government has reacted on the vaccination program. How to augment this so that we get herd immunity. To get the herd immunity, the calculation was that we must be able to give a significant number, more than 3 times the number, 4 times the number that we are giving now. So 4 million, we need to give nearly 16-17 million vaccinations a day. I think the private sector and the public sector can equally do this. What we need is we need to have a few things very clearly done. Number one is to see in the existing hospitals, you will not have that much space and still maintain the safe distance and other precautions that are necessary in managing this. So what our suggestion is, there are a number of other places, the schools are closed, colleges are closed. We could take these major spaces and then do this. And then also involve the voluntary sector. The doctors, the nurses will do the medical part. The registration and other things could be done by the voluntary sector so that we can reach this target, from 4 million to 17 million thing to reach that herd immunity in a limited time. I think the time is very essential now. I think we will be able to do this. I'm very confident because the government is determined to have taken a greater steps how we augment the availability of the vaccine. Today, that is a deficiency. Yes. There were not sufficient vaccine for us to use all our capabilities. Right. I think with these two together, the country should bail this through, and I think we will, because India has always shown its muscle. Yes. And in healthcare, we are second to none. Yes. In 30 years ago, whatever we have started today, we are equivalent to whatever the world is doing. And we have demonstrated this in vaccination. What America and China did, we did this in less than their number of days in giving the first 100 million vaccines. So I think what is needed is we need to take a clear look and saying these are
work that the private hospitals do, public hospitals to do, and then to locate the space where we are going to do this. Right. First, that space. Second, I think, is the manpower. As I mentioned, we have adequate manpower because only in the initial stages there was a fear in face of doctors, in the face of nurses and other medical people. I'm fortunate, thanks to the great, encouragement given by the government and the people, respectable people. Doctors came forward, nurses came forward. Those who took leave have come back. So we have adequate manpower forces now. We should use them only for vaccination and take the voluntary healthcare people. They're also willing to cooperate to do other things like registration. Right. All of these things could be done. That's second. Right. The third is bringing that awareness. Unfortunately, there were a lot of people who, although they took the first vaccine, they did not take the second vaccine because of the so-called fear. I must admire our Honorable Prime Minister, who went and announced that program, saying that take Tika Utsav. Take out the 3 T's that he has said, I think is very impressive. Right. And people now are coming back to this. I think that's very heartening. That's very heartening, Dr. Reddy, that like you said, that all the stakeholders have to come together, whether it's government, private player, voluntary sector. Let me also ask you about the treatment protocol, availability of oxygen, availability of antiviral drugs like Remdesivir. Today only the Health Ministry has rationalized the price of Remdesivir as well. Do we have adequate treatment protocol in place too? I think to a very large extent, all hospitals don't have. I think what we are looking at is to make medicines available for all places, for all people. So I think in that respect, there is a severe shortage of the vaccines, and of course the antibiotics shortage is much more than people are scared. So I think the steps that have been taken by the Honorable Health Minister will certainly clear that difference. Both in the vaccine, they are talking about producing vaccines 3 times what we are doing. Right. And India is capable of it. They have demonstrated always. The world has appreciated the pharmaceutical regime of the country. And I'm sure in vaccines already they have supplied 100 million doses for us. Right. They have also given for several other countries. And I think this will continue. So we not only keep our people safe, we'll do the other. Right. Well, we only have a minute left on the show. Very quickly, Dr. Saab, final words. You are wearing a mask, I'm wearing a mask. Even if we maintain social distance, it's necessary that the mask is on because it is airborne. Absolutely, that the recent evidence people have accumulated. Just yesterday there has been a very important publication which shows that the virus is airborne. So even if the social distance is maintained, mask is absolutely necessary to prevent the infection. Right. So keep your mask on. Dr. Sanjay, one final thought. Yes, see, the final thought is we should not lose hope. We should have confidence in our own systems, in our own policy. There are policies in place, there are strategies in place, but what is lacking is our own desire, our own will, our own ways to respond to what has been offered to us. I think we should wholeheartedly participate in, say, COVID prevention behavior as well as COVID vaccination. That's the final thought I would have. Right. Well, I think that's a beautiful cue that you've given me, that it's our own will that is so very important. Dr. Sanjay Mehendale, Dr. Pratap Reddy and Dr. N.K. Arora for joining us on the program. Thank you very much. Thank you. Thank you. So let's conclude with the thought that we have to help ourselves. If only we help ourselves, then only we can expect help from others. और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज और देश भी सुरक्षित रहेगा. अपनी सेहत का ख्याल रखिए. नमस्कार.